Hello guys, welcome back to my channel. Today we will discuss most important topic for PhD interview. जैसा कि आप सबको पता होगा, आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाओ, चाहे वो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो या आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो या आपकी NIT हो या IIIT हो या IITs हो, वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन पे या आपको इंटरव्यू के शॉर्टलिस्टिंग पे, वो होता है आपका रिसर्च प्रपोजल। होता क्या है कि अगर आपका रिसर्च प्रपोजल अच्छा नहीं होता है तो आप इंटरव्यू के लिए ही शॉर्टलिस्ट नहीं होते हो। तो इसका इंपॉर्टेंस आपको समझना चाहिए और इसको बहुत अच्छे से बनाना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। तो आज इस वीडियो पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। सेकेंड क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे, फॉर्मेट ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल। थर्ड में जो डिस्कस करने वाला हूं, एक सैंपल दूंगा आपको रिसर्च प्रपोजल का, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है जब आप अपना पर्टिकुलर रिसर्च प्रपोजल बनाओगे। ठीक है, लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होने वाला है, हाउ टू डिसाइड रिसर्च प्रपोजल टॉपिक्स फॉर इंटरव्यू। देखो होता क्या है कि आप लोगों में से सबसे ज्यादा जो डाउट्स होते हैं लोगों को, वो यही होते हैं कि अपना रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें। वो तो इस पे भी हम बात करने वाले हैं बहुत डिटेल्ड में। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो मैं गारंटी देता हूं कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पे आपको कभी भी प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं आने वाली है। ठीक है, इसके अलावा हमारा PhD इंटरव्यू से रिलेटेड 2 वीडियो और आ चुके हैं, जो कि पहला वीडियो था वो हमारा था DU और BHU का PhD इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है, जिसमें सब कुछ आपको बहुत डिटेल में बताया है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिसर्च प्रपोजल का इंपॉर्टेंस क्या होता है। एंड जो सेकेंड बताया है मैंने, सेकेंड जो हमारा वीडियो था वो था PhD इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो कि मेरा IIT दिल्ली का था। वो भी मैंने बहुत अच्छे से डिटेल्ड में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये थोड़ा सा अबाउट मी। तो हाँ, सबसे पहले अब हम बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल की। तो देखो रिसर्च प्रपोजल का क्या है कि कहीं पे जो आपका रिसर्च प्रपोजल है 1000 वर्ड्स का मांगा जाता है, कहीं पे आपका 600 वर्ड्स का मांगा जाता है, कहीं पे आपका 800 वर्ड्स का मांगा जाता है, कहीं पे आपका 1500 वर्ड्स का मांगा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जितनी भी मैं आपको हेडिंग्स बता रहा हूँ वो बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, वो हमेशा इंक्लूड करनी है। और अगर आपका वर्ड्स लिमिट ज़्यादा है तो उसके अंदर का जो आपका मटेरियल है उसको आपको बढ़ाना है। अगर वर्ड लिमिट आपकी कम है तो उसके अंदर का जो कंटेंट है उसको आपको कम करना है। इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप PhD के लिए रिसर्च प्रपोजल बनाओ किसी भी यूनिवर्सिटी का, जैसे आपका BHU या DU या कोई भी यूनिवर्सिटी है, तो जब वो अपना रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं तो आपको एक वहाँ पे गाइडलाइंस देते हैं। तो उन गाइडलाइंस को बहुत अच्छे से देखो, वो गाइडलाइंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, क्योंकि उसी बेसिस पे आपके जो आपका रिसर्च प्रपोजल होता है शॉर्टलिस्ट होता है। तो उन गाइडलाइंस को प्रॉपर आप फॉलो किया करो। ठीक है, और ये जो वीडियो मैंने बनाया है, कम से कम मैंने 10 to 20 बहुत अच्छे कॉलेजेस की गाइडलाइंस देखी हैं। इसके अलावा मैं खुद भी एक IIT खड़गपुर में रिसर्च स्कॉलर हूं, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया हुआ है और बहुत सारे मेहनत करी है, बहुत सारा रिसर्च किया है, उसके बाद ये वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूं। ठीक है, तो जो सबसे पहला और जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है आपका एड अ मीनिंगफुल शॉर्ट टाइटल। इस पे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, किस प्रिंसिपल आपने पढ़ा भी होगा, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जब आपने कम्युनिकेशन का पेपर पढ़ा होगा, पेपर फर्स्ट, तो वहां पे ये था। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जो आपका टाइटल हो वो छोटा हो और अट्रैक्टिव हो। जो आपका पर्टिकुलर इंटरव्यूअर है या जो आपका पैनल है उसको अट्रैक्ट करे कहीं ना कहीं। एक जो टाइटल है, हमेशा आप ऐसा टाइटल लेने की कोशिश करो। ठीक है, जैसा कि पहला पॉइंट जो है, सजेस्ट टू यूज प्रॉपर वर्ड्स इन द टाइटल विच हाईलाइट्स द रिसर्च प्रॉब्लम विच यू आर एमिंग टू सॉल्व। ठीक है, जो आपका टाइटल है वो कहीं ना कहीं आपके रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखो और कोशिश ये करोगे आप कि प्रोवाइड अ ब्रीफ एंड मीनिंगफुल टाइटल टू योर प्रपोजल। आप कभी भी कोशिश ये नहीं करोगे कि आपका जो
रिसर्च प्रपोजल है उसका टाइटल बहुत बड़ा हो तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, ये बिल्कुल भी गलत अप्रोच है। आप ये मत सोचिएगा कि आपका अगर प्रपोजल का जो टाइटल है वो बड़ा है तो वो इम्पैक्टफुल रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना हो सके उतना उसको छोटा करने की कोशिश करो, ठीक है। अब ये भी मतलब नहीं कि बिल्कुल छोटा सा कर दिए कि किसी को कुछ समझ में ना आए। दो चीज़ें हैं, समझ में भी आना चाहिए और अट्रैक्टिव भी होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए एक तरीके से, ठीक है। तो देखो अब जैसे ये दो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हुई हैं, ये दोनों चीज़ें। जैसे पहला जो है एक रिसर्च प्रपोजल का अगर मान लो टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी ऑन इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, कंट्री ग्रोथ और पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। इतना बड़ा सा, एक बहुत बड़ा सा आपको लग नहीं रहा है कि जो आपका टॉपिक है रिसर्च प्रपोजल का वो बहुत बड़ा होता जा रहा है, आप बहुत मतलब एक स्पेसिफिक जगह पे नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो आपको हमेशा ट्राई करना है कि देखो ये सारी जो इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कंट्री ग्रोथ है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, कहाँ पे कवर हो सकता है सिर्फ एक वर्ड से। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी ऑन बिजनेस लाइफ साइकिल। जब आप बिजनेस लाइफ साइकिल की बात करते हो तो वहां पे कहीं ना कहीं आपका सब कुछ इंक्लूडेड हो जाता है ऑटोमेटिकली, इन्फ्लेशन भी, डिफ्लेशन भी, अनएम्प्लॉयमेंट भी, आपका कंट्री का ग्रोथ क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, एंड इसके अलावा जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इंक्लूडेड हो जाती हैं। आप छोटे मतलब छोटे पॉइंट या शॉर्ट टाइटल से वो चीज़ बोल सकते हो, तो आपको लॉन्ग टाइटल कभी भी नहीं लेना है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का। एंड हाँ, दूसरा पॉइंट ये है कि कभी कभी क्या होता है आपसे अब्स्ट्रैक्ट मांग देता है, तो अब्स्ट्रैक्ट में आपको क्या करना है कि आप पर्टिकुलर अपने रिसर्च प्रपोजल में क्या करने वाले हो उसका एक तरीके से समरी देना होता है, छोटा छोटा। आपको खुद से मेंशन नहीं करना अब्स्ट्रैक्ट, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी होती है उनके गाइडलाइंस पे मेंशन होता है कि उन्हें अब्स्ट्रैक्ट भी चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर आपसे मांगा जाता है तो आप हमेशा ट्राई क्या करोगे कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में या एक समरी जो है आपके रिसर्च प्रपोजल की वो देने की कोशिश करोगे 5 to 10 लाइंस में, ठीक है। जो पहला जो आपको सबसे पहले इंक्लूड करना था वो टाइटल इंक्लूड करना था। टाइटल में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइटल जो हमेशा है आपका मिडिल में पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको अपना टाइटल के नीचे आपको अपना नाम लिखना है, फिर इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी भी बहुत अच्छे से मेंशन करनी है, ठीक है। फिर जो सेकेंड पॉइंट होता है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो इसमें आपको क्या बताने की जरूरत होती है, ट्राई टू टेल द इंपॉर्टेंस ऑफ योर रिसर्च टाइटल, या आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर आपका जो टॉपिक है। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ भी बतानी होती है। इसके अलावा आपका जैसे आपने मॉनेटरी पॉलिसी लिया या फिजिकल पॉलिसी लिया तो थोड़ा उसके बारे में भी आपको वहाँ पे बताना होता है कि एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि बहुत डीप में आप चले गए कि मॉनेटरी पॉलिसी ये होती है, फिर मॉनेटरी पॉलिसी के आपके जो इंस्ट्रूमेंट है वो आप मेंशन करने लगो, नहीं। बहुत थोड़ा सा आपको मेंशन करना है और उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस बताना है। जैसे कि दूसरा पॉइंट हमने दिया भी है, इंट्रोडक्शन सेक्शन प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बेसिक फैक्ट्स, जो बेसिक थिंग्स हैं वो आपको मेंशन करनी है, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसर्च एरिया, ठीक है, कि आपका रिसर्च एरिया क्या है वो आपको बताना है और वो इंपॉर्टेंट क्यों है। ये दो चीजें आपको वहां पे मेंशन करनी होंगी, ठीक है। हमेशा इंट्रोडक्शन सेक्शन में ध्यान रखिएगा, और इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है जितना हो सके उतना छोटा बनाओ, ज्यादा बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपका थर्ड होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूँगा कि आप अगर रिसर्च प्रपोजल में जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आपका होता है लिटरेचर रिव्यू। ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपके रिसर्च प्रपोजल पे, क्योंकि होता क्या है कि जो आपका पैनल होता है आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि पर्टिकुलर इस टॉपिक पे बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं, आप नया क्या करोगे। तो जो आपका लिटरेचर रिव्यू होता है वो आपको कहीं ना कहीं जो आपका गैप होता है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है, कि जो आपकी एग्जिस्टिंग रिसर्च हुई हैं उनमें क्या गैप रह गया है जो आप भरना चाहते हो, ठीक है, अभी। और इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग रिसर्च हैं उनका जो आपका लिमिटेशन पॉइंट होता है वो भी कहीं ना कहीं आपके गैप को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है।
तो वो हमेशा यही पूछते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह इंटरव्यू दिया है, चाहे वो IITs में हो, चाहे BHU सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हो और DU में हो, तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा है कि आप इसमें नया क्या करने वाले हो, क्योंकि इस पर तो बहुत रिसर्च हो चुकी है पर्टिकुलर, और सच में कोई भी आप टॉपिक लेके जाओगे उस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी होंगी, तो आपको वहाँ पे बताना है कि आप नया क्या करने वाले हो, जो कि आपको आंसर देता है आपका लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, अगर आप अच्छे से रिव्यू करोगे तभी आपको पता चलेगी ये चीज़। ठीक है, तो देखो अब हमने क्या लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। दिस सेक्शन हाईलाइट द एग्जिस्टिंग वर्क बाय अदर स्कॉलर्स एंड रिसर्चर। जो आपके एग्जिस्टिंग रिसर्चर्स हैं या स्कॉलर्स हैं, उन्होंने क्या काम किया है ये बताता है। दिस सेक्शन इनहांस द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑन चूजन टॉपिक ऑफ रिसर्च। आपकी नॉलेज को भी कहीं ना कहीं इन्हांस करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी कहीं ना कहीं बढ़ाता है पर्टिकुलर टॉपिक पे। दिस सेक्शन शुड बी यूज्ड टू कनेक्ट द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज टू योर टॉपिक ऑफ रिसर्च, जो कि गैप की मैंने बात की है, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। यू मे आल्सो हाईलाइट द की आर्ग्यूमेंट्स एंड डिबेट्स रिलेटिंग टू योर टॉपिक। जो तुमने टॉपिक लिया है और जो पुराने टॉपिक्स थे जो सेम स्टडी हुई है, उनमें क्या तुम क्या नया करोगे और उनमें क्या खामियां थी, तो वो सारी चीज़ें भी आपको बतानी होती हैं यहाँ पे। ठीक है, एक तरीके से प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ प्रीवियस रिलेटेड रिसर्च ऑन द रिसर्च प्रॉब्लम एंड देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड जस्टिफाई ऑफ योर रिसर्च। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना लिटरेचर रिव्यू बहुत अच्छे से करो। जब भी कोई टॉपिक लो तो 5 से 10 ऐसे टॉपिक्स, जो जैसे आपने टॉपिक लिया मॉनेटरी पॉलिसी, तो 5 से 10 ओल्ड रिसर्च देखो जिन पे पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे रिसर्च हो चुका हो, और उससे आइडेंटिफाई करो या उसकी लिमिटेशंस पढ़ो कि जो उनमें नहीं है वो आप नया करने की कोशिश करो अपने रिसर्च पे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब देखो होता क्या है कि बहुत सारी जगह इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को और भी कई जगह और भी कई सारी जगह मतलब और भी कई सारी तरह से प्रेजेंट किया जाता है। कहीं पे आपको हाइपोथेसिस भी बोल देते हैं, कहीं पे होता क्या है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ना देके हाइपोथेसिस दे देते हैं, कहीं पे हाइपोथेसिस और प्रॉब्लम स्टेटमेंट दोनों देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो गाइडलाइंस हैं वो क्या बोल रही हैं। अगर गाइडलाइंस कुछ नहीं बोल रही हैं तो जो मैंने आपको रिसर्च प्रपोजल के जो स्टेप्स बताए हैं वो आप फॉलो करो, और मैं गारंटी देता हूं आपका डेफिनेटली कॉल आएगा, शॉर्टलिस्ट होगा आपका इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है वो कहीं ना कहीं आपके जो लिटरेचर रिव्यू है उससे रिलेटेड ही होता है, और जो आपका गैप है उससे रिलेटेड होता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली इस चीज़ को बताता है कि जो पुरानी रिसर्चेज हैं या जो रिसर्च हो चुकी हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स थी, आप उनको कैसे दूर करोगे। ठीक है, वो तो आगे बात होगी कैसे दूर करोगे। यहाँ पे आपके पूरे स्टेटमेंट्स या 2 या 3 क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स प्रोवाइड अ क्लियर एंड कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द इशू दैट नीड टू बी सॉल्व। ठीक है, टू बी सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे you should identify the main gap in your research area. Once the gap are identified, you may highlight why and how your research would fill the gap. The research problem can be broken down into a single or multiple research question. The purpose of your research is to find answer to those research questions. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बनाने होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके गैप से ही आपको मिलेंगे जब आप एक अच्छा लिटरेचर रिव्यू करोगे। इसीलिए आपके रिसर्च प्रपोजल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस या सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है प्रोसेस का, वो आपका कहीं लिटरेचर रिव्यू ही होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो ऑब्जेक्टिव्स भी कहीं ना कहीं आपके जो आपका रिसर्च का प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और हाँ ध्यान रखना जब भी इंटरव्यू देने जाओगे जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें आप अच्छे से क्रैम करके जाना है यार, क्रैम करके जाना है आपको। 3 और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम 3 to 4 ऑब्जेक्टिव बनाइए। ये नहीं कि आप 10 to 12 ऑब्जेक्टिव या 8 to 6 ऑब्जेक्टिव लेके चले जा रहे हो, फिर आप उसको डिफेंड नहीं कर पाओगे। आप जितने कम हो सके उतने कम बनाओ, लेकिन मैक्सिमम 3 to 4 हमेशा सबसे अच्छे होते हैं। ठीक है, Objectives provide a list of goals that will be achieved through the proposed research proposal.
और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस से पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव से कि आपके जो रिसर्च प्रपोजल है या प्रपोज्ड रिसर्च प्रपोजल है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उनको अच्छे से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसमें ये भी इंक्लूड हो सकता है व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड इम्पैक्ट दैट विल बी जनरेटेड इफ द रिसर्च प्रॉब्लम इज आंसर्ड, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप प्रिपेयर करिएगा अपने ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। जो नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी एक्चुअली होता क्या है? सबसे पहले आपने आरएम पढ़ा होगा, जिसने भी पेपर दिया है आपका नेट का, तो उसमें पेपर फर्स्ट में आरएम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मैं हमेशा कहता हूँ आरएम के पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ो, और अगर पीएचडी का इंटरव्यू देने जाना है तो बहुत ही अच्छे से पढ़ो, क्योंकि सीआर कोठारी की बुक मैंने बहुत रिकमेंड की है, तो वो ले लो, उससे सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं। What to do and how to solve the problem and achieve proposed objectives। आपका जो रिसर्च मेथडोलॉजी होता है एक्चुअली वो बताता है कि आपको क्या करना है और कैसे आपका जो रिसर्च का प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व करोगे और अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करोगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या बताना होता है कि कौन सा आप रिसर्च का मेथड यूज करोगे, क्योंकि बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। और आप कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज करोगे, कौन सा आप डाटा कलेक्शन का मेथड यूज करोगे, आपकी पॉपुलेशन क्या है। ये जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इनको प्रिपेयर करके जाना बहुत अच्छे से कि आप कौन सा रिसर्च मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आप डाटा कलेक्शन का मेथड कौन सा यूज करोगे, प्राइमरी डाटा होगा, सेकेंडरी डाटा होगा। अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी में भी फर्दर बहुत सारे मेथड होते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है, क्वेश्चनायर होता है, ठीक है, और शेड्यूल होता है, और भी बहुत सारे इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो उनमें से कौन सा मेथड यूज करोगे, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है सेकेंडरी मेथड यूज कर रहे हो तो कौन सा मेथड यूज करोगे, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपका सैंपल साइज क्या होगा, आपकी सैम्पलिंग की टेक्निक कौन सी होगी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करोगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करोगे, एंड आपकी पॉपुलेशन क्या होगी। तो इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपकी जो रिसर्च मेथडोलॉजी होती है, एक तरीके से ये बोलो कि ब्लूप्रिंट होता है कि आप कैसे कब क्या करोगे, ठीक है, उस चीज़ का। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। फिर हाँ, नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो आपका होगा कंक्लूजन का। कंक्लूजन में आप बेसिकली उसका जो इम्पोर्टेंस है या जो रिजल्ट है वो आप देने की कोशिश करोगे, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा आपका रेफरेंस। In this section, you should list all the references you have made throughout the research proposal। रेफरेंसेस में आप वो सारी चीज़ें इंक्लूड करोगे जहाँ जहाँ से भी आपने पर्टिकुलर अपने रिसर्च प्रपोजल को बनाने में हेल्प ली है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ही लिखोगे आप। और हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ जब भी कहीं का रिसर्च प्रपोजल बनाओ तो गाइडलाइंस जरूर देखो वहाँ की, क्योंकि वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती है। जो कि होता क्या है, फॉलो द प्रॉपर रेफरेंसिंग गाइडलाइन एज डायरेक्टेड बाय द रिसर्च अप्रूवल अथॉरिटी। देखो कहीं पे आपका APA जो होता है वो फॉलो होता है रेफरेंस का, और कहीं पे MLA होता है, बट मोस्टली जगह आपका जो होता है APA फॉलो होता है। जब आप रेफरेंस की ये दो स्टाइलें होती हैं, इनको बहुत अच्छे से देखो। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बेसिस पे रेफरेंस लिख दो, एक आपने APA पे लिख दिया, एक आपने MLA पे लिख दिया। तो आपको देखना है कि किस बेसिस पे आपसे बोला गया है लिखने को। बट मोस्टली जगह जो PhD के इंटरव्यू मैंने भी दिए हैं तो हर जगह APA बोलता है, और उसको कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। अब जो हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको अपना रिसर्च प्रपोजल जो है, रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक है वो कैसे डिसाइड करना है। तो देखो दो तरीके होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है, एक हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क। तो मैं आपसे हमेशा बोलूँगा कि आप स्मार्ट वर्क पे फोकस करो। स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है जैसे, तो इस हमेशा ध्यान रखना जब आप स्मार्ट वर्क की बात करोगे वहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरत होती है, आपको एक अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। मान के चलो कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी पे, ठीक है, कॉमर्स डिपार्टमेंट पे, क्योंकि अभी आने वाला है इंटरव्यू। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पे आपको इंटरव्यू देना है, तो आप देखो कि वहाँ के, जैसे आपको फेरेंस एरिया में PhD का इंटरव्यू देना है, तो फेरेंस एरिया के जितने भी 3 या 4 प्रोफेसर हैं उनके नाम देखो वेबसाइट पे। नाम देखने के बाद आपको करना है कि उनका रिसर्च एरिया क्या है, वो किस टॉपिक्स पे रिसर्च कर रहे हैं, उनका जो ग्रुप है जो उनके अंडर
रिसर्च स्कॉलर हैं वो किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, तो आप उससे जब मिलता जुलता या उनके जो इंटरेस्ट से मिलता जुलता टॉपिक लोगे ना, तो वो आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। और उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। प्रिपेयर करने के बाद, क्योंकि आप नहीं तो डिफेंड नहीं कर पाओगे उस टॉपिक को, ठीक है। तो हमेशा जो आपका रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक है, एक ये बेसिस होता है। दूसरा बेसिस होता है कि आप एक अच्छा टॉपिक जिसको आप अच्छे से डिफेंड कर सकते हैं वो टॉपिक लीजिए और उस पर बहुत अच्छे से काम करिए और हर जगह वो दीजिए। फिर वो आपको डिफेंड करना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज नहीं प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये जो मैंने दूसरी स्ट्रेटेजी बताई स्मार्ट वाली, ये आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज प्रोवाइड करेगी। तो आप ये कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सैंपल की। तो देखो यार, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए दे रहा हूँ, आप उससे ज्वाइन करिए मेरा टेलीग्राम चैनल। तो वहां पे मैं आपको जो सैंपल है वो भी सेंड कर दूंगा। और हमेशा ट्राई करिएगा, कभी कॉपी पेस्ट मत करिएगा रिसर्च प्रपोजल जब भी आपको देना हो, क्योंकि जब आप कॉपी पेस्ट करते हो तो प्लेगरिज्म की प्रॉब्लम आ जाती है। वहां के जो प्रोफेसर होते हैं इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस चीज को, और आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता है इंटरव्यू के लिए। मोस्टली लोग यही करते हैं, ठीक है। आप हेल्प लीजिए हर जगह से, गूगल स्कॉलर से भी हेल्प लीजिए आप, और आप शोध गंगा से भी हेल्प लीजिए, और बहुत सारी जगह हैं जहां से आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कॉपी पेस्ट किया तो वहां पे प्लेगरिज्म आया और समझ लीजिए आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो रिजेक्ट होना तय है। तो हमेशा ध्यान रखो कि प्लेगरिज्म की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जितना हो सके अपने लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। और क्योंकि वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यार ये मेरे से भी गलतियां हुई हैं, और बेसिकली मैं कोशिश ये करता हूं कि जो मैंने गलतियां की हैं वो आप गलतियां ना करो, क्योंकि मेरे पास कोई बताने के लिए नहीं था। मैं कोशिश करता हूं कि आपको सारी चीजें बहुत डिटेल्ड में बताऊं, ठीक है। तो थैंक यू यार, और प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार जुड़े हो।